गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसकी फर्स्ट टॉपिक है वैद्युत आवेश। पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या होगी। वैद्युत आवेश क्या होगा? किसी वस्तु का वह गुण या किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। ये जो वैद्युत आवेश होता है एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फार्मूला होता है कि Q इज इक्वल टू I इंटू टी। वैद्युत आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। ये इसका फार्मूला हो गया। यह एक अदिश राशि होती है बच्चों, इसे Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे कांच और रेशम, कांच की कोई छड़ ले ली जाए और रेशम का कोई कपड़ा ले लिया जाए, उस पर कांच की छड़ को अगर रगड़ा जाएगा रेशम के कपड़े पर, तो जो कांच की छड़ होगी वो धन आवेशित हो जाएगी, जबकि रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कोई एबोनाइट की छड़ ले लें और इसे बिल्ली की खाल पर रगड़ें, बिल्ली की खाल पर रगड़ें, तो जो एबोनाइट है ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब ऋण आवेशित हो जाएगा ये, जबकि बिल्ली का जो खाल है ये धन आवेशित हो जाएगा। तो इसको हम बाई फिगर कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर फिगर भी बनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए फिगर, ये दोनों कांच की छड़ें हैं। इनको जब रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया तो ये दोनों क्या हो गई? धन आवेशित हो गई, धन आवेशित हो गई। ये दोनों ही कांच की छड़ें हैं। अगर दोनों धन आवेश होंगे या फिर दोनों ऋण आवेश होंगे तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। समान ध्रुवों पर क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ये प्रतिकर्षण होगा इन दोनों के बीच। ये एबोनाइट की छड़ में भी यही प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? ऋण आवेशित हैं, तो ये प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, जबकि एक यहाँ पर कांच की छड़ ली गई है, दूसरा एबोनाइट की छड़ लिया गया है। ये धन आवेशित है, ये ऋण आवेशित है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। इन दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दो विपरीत ध्रुवों पर हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है, जबकि दो समान ध्रुवों पर हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, सन 1705 ईस्वी में एक अमेरिकी वैज्ञानिक है जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, अमेरिका के रहने वाले अमेरिकी साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये बताया कि ये जो आवेश होता है, आवेश ये दो प्रकार का हो सकता है। पहला तो धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। ठीक है, ये धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। आवेश को दो भागों में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि आवेश दो प्रकार का हो सकता है। पहला होगा धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। इन्होंने ही इस आवेश का नाम दिया। ठीक है, अगली टॉपिक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। एक बार फिर से,
आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, अतः किसी विलग निकाय मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का आवेश हमेशा क्या होता है, नियत होता है। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसका जो आवेश आएगा हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है बच्चों, अगली टॉपिक है आवेश का वेग पर प्रभाव। देखिए, जो आवेश होगा इसका वेग पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। किसी वस्तु का आवेश उसके के वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगर वस्तु बहुत या तो स्थिर हो या फिर एक समान वेग से गतिमान हो तो भी उसका जो आवेश आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक नियत आएगा। यह वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है, हमेशा ये कांस्टेंट आएगा। किसी वस्तु का जो आवेश होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगली टॉपिक है कूलाम का नियम। ठीक है, सन 1785 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांसीसी मीन्स फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम, इन्होंने जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम थे, इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया वैद्युत बल को समझने के लिए, वैद्युत स्थिति को समझने के लिए। अगर कोई बिंदु आवेश है उसका चार्ज हम कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज़ को समझने के लिए उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, कूलाम का जो नियम होता है उसके अनुसार, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए आप लोग। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पर फिगर जो बनाया गया है, दो बिंदु आवेश हैं, पहला है Q1 और दूसरा है Q2। तो जो इस पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F होगा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब Q1 Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। दोनों को ऐड कर देते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम होता है। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट जोड़ेंगे, तो यहाँ प्रोपोर्शनल साइन को हटा करके इज इक्वल टू लिखा हमने, एक कांस्टेंट जोड़ दिया कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे ही क्या कहेंगे, कूलाम का नियम कहते हैं, जहाँ K एक नियतांक होता है, K एक नियतांक होता है। ठीक है, K एक नियतांक होता है जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। ये अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। इसको अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। इस K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन
इंटू मीटर का स्क्वायर पर कूलॉम का स्क्वायर। ठीक है, इस के की वैल्यू हो गई 9.9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर पर कूलॉम का स्क्वायर। इस के का मान 1/4πε0 के बराबर होता है, जहां ε0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इस ε0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम का स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ हम के की वैल्यू पुट कर देंगे। F इज इक्वल टू के की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2/r का स्क्वायर। इसे ही कूलॉम का नियम कहते हैं, इसे ही कूलॉम का नियम कहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर F इज इक्वल टू के Q1 Q2/r का स्क्वायर, ऐसा हमने पीछे भी प्रूफ कर दिया। तो के का अगर हमको यूनिट निकालना होगा, के का मात्रक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस r का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे F इंटू r का स्क्वायर बाई Q1 Q2। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये F का मतलब फोर्स, हिंदी होती है बल, r डिस्टेंस दूरी होगी, तो ये दूरी का वर्ग, Q1 Q2 आवेश हैं, आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन, दूरी जो होगी उसका मात्रक मीटर होता है, तो दूरी का स्क्वायर है तो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर आएगा, न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर बटे आवेश कूलॉम गुणे कूलॉम, दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो कूलॉम इंटू कूलॉम, तो इसका जो मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर बटे कूलॉम का स्क्वायर। इसको शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर पर कूलॉम का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसी प्रकार निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 या ε0 का मात्रक बताना होगा, तो इसका मात्रक बताना होगा, तो यहाँ पर 4π एक कांस्टेंट नियत वैल्यू है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। 1 तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 1/ε0 और ε0 इज इक्वल टू 1/k। अभी हमने k का मात्रक निकाला है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1/k, मीन्स k का मात्रक हमने निकाला था 1/, पहले लिख दें, न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर पर कूलॉम का स्क्वायर। 1/, के फॉर्म में है तो कूलॉम का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कूलॉम का स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, और कूलॉम का स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। ये ε0 का मात्रक आ गया। ठीक है बच्चों, इसका मात्रक आ गया। अभी इसकी वैल्यू तो आप लोगों को बताया गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम का स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। इसको याद रखिएगा आप लोग, ये न्यूमेरिकल में यूज़ होगा बार बार। ठीक है, आगे कल अगली वीडियो में बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।